का जो हमारा विषय रहेगा, साना साना हाथ जोड़े। इस अध्याय को हम पुनः इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक बार पहले भी कर चुके हैं, 2 बार, लेकिन एक बार और इसका अध्ययन करेंगे। साना साना हाथ जोड़े यानी कि धीरे धीरे हाथ जोड़ना। ठीक है, यानी कि विनती करना। ये यात्रा वृत्तांत है। मधु कांकरिया जी इसकी लेखिका हैं। इस अध्याय में लेखिका ने क्या बताया है, अपनी यात्रा के संदर्भ में बताया है कि लेखिका जो गैंगटॉक तिब्बत की यात्रा लेखिका ने की, तो उस यात्रा के दरमियान लेखिका ने क्या क्या देखा, कैसा आभास इन्हें महसूस हुआ, उस यात्रा से इन्हें क्या सीख प्राप्त होती है, और जो वहाँ की नेपाली युवतियाँ हैं उनसे इन्होंने कैसे नेपाली में बोलना सीखा। और फिर इन्हें, जैसे नेपाल की युवतियाँ वो एक पंथ दो काज करती है, यानी कि अपनी गठरी के अपनी पीठ के पीछे एक गठरी बांध के रखती है, एक टोकरी बांध के रखती है, जिसमें कि वो छोटे बच्चों को अपने साथ रखती है और साथ के साथ में काम भी करती है। ठीक है, इसलिए लेखिका ने उन्हें मेहनतकश बादशाह का शहर भी कहा है। ठीक है, और जो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, उस प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में भी, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य युमथांग का है, चाहे फिर अन्य जगह का, चाहे वो फिर तीस्ता नदी से संबंधित हो। ठीक है भाई, तो कहने का जो तात्पर्य है वो यही है, इस अध्याय में पूरा का पूरा यात्रा वृत्तांत है। ये कैसी विधा के रूप में, यात्रा वृत्तांत के रूप में है। तो लेखिका ने जो यात्रा की है उसके संदर्भ में बताया है। लेखिका को एक जितेंद्र नार्गे के नाम से एक व्यक्ति से परिचय होता है। वो जितेंद्र नार्गे क्या है, ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा। ये बात क्यों कही है, क्योंकि ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा से मतलब है कि वो दोनों काम किया करता था साथ के साथ में। वो ड्राइविंग का काम भी किया करता था और गाइड लाइन भी किया करता था, यानी कि मार्गदर्शक भी के रूप में भी थे। और एक वो वहीं से, उसी क्षेत्र से थे, वहीं के रहने वाले थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो वहाँ के आसपास की जगह से अच्छे से परिचित थे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। मैंने हैरान होकर देखा, कहती है बातें, लेखिका कहती है कि मैंने हैरान होकर देखा। और क्यों कही है ये बात, ये भी बताऊंगा आपको। आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। क्योंकि ये जो बात कही है लेखिका ने, ये इसलिए कही है क्योंकि जो लेखिका है वो जब यात्रा कर रही थी, तो यात्रा के दरमियान लेखिका बहुत ही ऊंचाई पर थी, और लेखिका को जो आसमान है वो विपरीत दिशा में दिखाई देना शुरू हो गया था। ठीक है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे तारे आसमान से टूटकर धरती पे बिखर गए, यानी कि वो बिल्कुल न क्या थी, जिस जगह लेखिका थी उस जगह से जो तारों की नज़दीकी है वो बहुत ही जो तारे थे वो लेखिका बिल्कुल ही नज़दीक, लेखिका को बहुत ही नज़दीक महसूस हो रहे थे। ठीक है, ये बात इसीलिए कही है लेखिका ने। चलिए, दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। अब ये जो बातें बताई है, ये किसके संदर्भ में बताई है? गैंगटॉक के संदर्भ में। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत का बादशाह का वह एक शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। यानी कि गैंगटॉक शहर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये इस तरह से बता सकते हो जो पंक्तियाँ पढ़ चुके हो। और इसे मेहनत का बादशाह का शहर क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें आप ये लिखोगे, वहाँ की औरतें थी, जो पुरुष थे वो दिन रात मेहनत करते थे और संघर्ष करते रहते थे, और एक
एक समय में वो 2 काम किया करते थे। जो औरतें क्या करती थी, औरतें साथ के साथ में बच्चों का पालन-पोषण भी करती है, अपने पीठ के पीछे एक टोकरी बाँध के रखती थी और उस टोकरी में छोटे बच्चे होते थे और साथ के साथ में क्या करती थी, बागानों में चाहे पत्ती तोड़ने का काम या अन्य जो कार्य होता था, उसको भी वो अच्छे से बखूबी से निभाया करती थी। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत-कश बादशाह का शहर कहा। मेहनत-कश बादशाह होता है मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। ठीक है भाई? चलिए, आगे चलिए। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में मुझ में क्या सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे अक्षरों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अब देखिए, दिमाग के जो 2 हिस्से होते हैं, चेतन और अचेतन। यानी कि चेतन जो एक्टिव रहता है, ये साइंस में भी आप पढ़ते हो, जो माइंड का जो आपके माइंड का जो पार्ट है, जो हिस्सा है आपके दिमाग का, वो हर समय सचेत रहता है, काम करता रहता है। और एक हिस्सा ऐसा होता है जो सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन जिस समय उसकी आवश्यकता होती है वो उसी समय जागृत होता है। तो चेतन का मतलब है आपके उनके मस्तिष्क का अच्छे से कार्य काम करना। ठीक है? अतीन्द्रियता, अतीन्द्रियता का मतलब होता है इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे का मतलब क्या है? जब हम बिल्कुल ही ध्यान मगन हो जाते हैं, तो उस समय जिसकी तरफ हम ध्यान लगाते हैं, सिर्फ वो दिखाई देता है और बाकी कुछ भी हमें महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं देता। उसको बोलते हैं अतीन्द्रियता। आगे चलिए। धीरे-धीरे एक उजास, उजास क्या होता है? रोशनी, प्रकाश, उजाला उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना-साना हाथ जोड़ी। गर्दवे प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली। ये जो बातें कही है कि प्रेम भरी जो उन्होंने प्रार्थना की सुबह-सुबह, तो हामरो जीवन तिमरो कौशल, इसका मतलब है कि छोटे-छोटे हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना कर रही है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ये जो बातें सीखी थी कि हामरो जीवन तिमरो कौशेली, ये जो पंक्ति कही है, वहाँ की एक नेपाल की युवती ने सुबह परमपिता परमात्मा से जो विनती करते हुए ये इन शब्दों का प्रयोग किया था। तो इस तरह से वहाँ की जो लैंग्वेज थी, वहाँ की जो भाषा थी, वो लेखिका ने उस युवती से सुनी थी और उन्हीं से सीखी थी ये। ठीक है? तो ये जो पंक्ति है, ये नेपाली युवती ने कही है। आगे है, सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। अब एक अंक में क्वेश्चन आ सकता है आप पे, ऐसे इसमें तो आप पढ़ते ही हो कंचनजंगा के विषय में। तो हिंदी में अगर पेपर में आए एमसीक्यूज में कि हिमालय की सबसे तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो आप क्या उत्तर दोगे इसका? कंचनजंगा। ठीक है भाई? पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था, पिछले वर्ष की ही तरह। इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कपाट होता है दरवाजा। ठीक है? संस्कृत शब्द है। और ठाकुर, ठाकुर देखिए, ठाकुर जो शब्द है यहाँ पर भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो ठाकुर शब्द है, ठाकुर शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है ठाकुर। और हमारे हरियाणा में ठाकुर जो वैसे देखे तो सामाजिक तौर पे तो हमारे हरियाणा में जो ठाकुर शब्द है वो एक जाति, विशेष जाति के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि ये जो नाई होते हैं, इनके लिए ठाकुर का प्रयोग होता है और वहाँ पर कोलकाता के अंदर ये रसोइये के लिए प्रयोग होता है। ठीक है?
चलिए आगे चलिए। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने हो रकम रकम। रकम रकम का मतलब होता है तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गए हूँ। ये बातें कौन बताने लग रही है? ये बातें लेखिका बता रही है। ठीक है। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। अब एक अंक में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो गैंगटोक से युमथांग की जो दूरी थी वो कुल कितने किलोमीटर की थी? तो आप क्या इसका जवाब क्या लिखोगे? 149। ठीक है, 149 kg, किलोमीटर, एम। ठीक है, आगे चलिए। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और पुलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। पुलों से लदी वादियों का मतलब होता है जो पर्वतों के बीच के जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसको वादियां बोलते हैं। ठीक है। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। ये बात क्यों कही है कि जितेन नार्गे ड्राइवर कम और गाइड ज्यादा था? ये क्वेश्चन बनेगा। ये बात इसलिए कही है देखिएगा ना, क्योंकि जो जितेन नार्गे था वो दोनों काम किया करता था। वो गाड़ी भी चलाया करते थे, एक चालक के रोक तौर पे भी थे और एक वो मार्गदर्शक के तौर पे भी थे। और दूसरी बात, जो जितेंद्र नार्गे थे वो उस क्षेत्र से भलीभांति पूर्वक परिचित थे, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे। इसलिए वो गाइड ज़्यादा किया करते थे लोगों को, यानी कि सैलानियों को, और उसके साथ साथ में वो गाड़ी भी चला लिया करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो, जगह जगह गदराई गदराई पाइन और दोपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद पताकाएं। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि सफेद पताका किस चीज का प्रतीक है और रंगीन पताका किस चीज का प्रतीक है? तो इसमें आप क्या लिखोगे इसके जवाब में कि जो सफेद पताकाएं होती हैं, सफेद पताकाएं जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सांत्वना देने के लिए इन पताकाओं का प्रयोग होता है। और ये कुल कितनी होती है? ये संख्या में इन 108 होती है। और ये जो पताकाएं होती हैं, इन पताकाओं को कभी भी उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाया करती हैं। ठीक है। और अगर रंगीन पताकाओं के विषय में आपसे पूछा जाए या इन दोनों पताकाओं में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपसे पूछा जाए तो रंगीन पताका के विषय में आप क्या लिखोगे कि जो रंगीन पताका होती है, जब भी कोई भी नया कार्य शुरू करना होता है तो उस नए कार्य को शुरू करने के लिए जो रंगीन पताकाएं हैं वो फहराई जाती है। इनकी भी जो संख्या होती है 108 ही होती है, लेकिन इन्हें भी उतारा नहीं जाता, ये भी अपने आप ही नष्ट हो जाया करती है। ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यूज में। ठीक है, कि जो रंगीन पताका या सफेद पताकों की कुल जो संख्या है वो कितनी है? तो आप क्या लिखोगे इसमें? रंगीन पताकों या सफेद पताकों की जो कुल संख्या है, क्या लिखोगे? अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप बताओगे 108 की संख्या है। ठीक है, 108 की संख्या है। ठीक है, ये आप लिखोगे इसमें। स, स, समझ आई? मैं सफेद की तरह लहराती, शांति और अहिंसा, ये पता है का है। ये बात भी आप लिखोगे क्योंकि ये शांति का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। श्वेत यानी कि सफेद रंग की नहीं, इन्हें उतारा जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताके लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। यानी कि रंगीन पताकाएं कब लगती है? जब भी कोई नया काम शुरू करना होता है। और सफेद पताकाएं कब लगती है? जब
किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा को शांति देने के लिए और अहिंसा का ये एक प्रतीक होती है। ठीक है, आगे चलिए। नार्गे बोलता जा रहा था, मेरी नज़र उसकी जीप में लगी। दुलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। अब दुलाई लामा के संदर्भ में पूछा जाए तो ये वहाँ के एक पूजनीय महापुरुष रहे हैं, दुलाई लामा। ठीक है, अगर हम उस साइड जाए ना तो अधिकतर घरों में, नेपाल की साइड जाते हैं तो अधिकतर घरों में क्या मिलेगा, दुलाई लामा की तस्वीर मिलेगी। समझ आई ना बात। जैसे हम अपने हरियाणा में किसी भी, मान लीजिए कोई भी सभ्य व्यक्ति है, उसकी हम पूजा करते हैं या उसको हम घरों में उसकी तस्वीर रखते हैं। जैसे एक तरह से जैसे भगवान है ना, हम राम जी की या फिर श्री कृष्ण जी की, हनुमान जी की प्रतिमा अपने घरों में रखते हैं, तो वहाँ पे वो एक तरह से उन लोगों के लिए भगवान के रूप में थे दुलाई लामा। ठीक है, की तस्वीर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती, यानी कि हिचकोले से गाड़ी कभी उस तरफ कभी उस तरफ, यानी कि संतुलन बिगड़ता रहना। ठीक है, हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम कवि लॉन्ग स्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब लॉन्ग स्टॉक में कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एक अंक में। तो आप क्या लिखोगे, गाइड फिल्म की शूटिंग। ठीक है, ये याद रखना भाई, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज में आपको बताए जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, जो कृतिका है ना, कृतिका, कृतिका में से क्या होगा, कृतिका में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 करोगे आप, एक क्वेश्चन 6 अंक का होगा। और एग्जामिनर के माइंड का कुछ पता नहीं, हो सकता है कि वो एमसीक्यूज में भी डाल दे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तिब्बत के चीस के बॉम्सन ने लेपचाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। यानी कि स्मारक के रूप में क्यों रखा गया है, क्योंकि वो संधि पत्र का काम करता है, यानी कि जो इन दोनों के बीच में वो जो संधि हुई थी, वो उसकी स्मृतियां लिए हुए है ये पत्थर। ठीक है, लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चल हुए सुदीर्घ झगड़ों के बाद, सुदीर्घ होता है बहुत लंबा झगड़ा चलना के बाद, शांति वार्ता की शुरुआत स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्कर। अब ये जो चक्कर के संदर्भ में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे इसमें, इसमें आप ये बताओगे कि ये जो धर्म चक्कर है, ये जो कोई भी इसकी परिक्रमा करता है, इसके चारों ओर घूमता है, तो उसके जितने भी पाप हैं वो सभी के सभी धुल जाते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कहीं पर बाहर जाते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर, और हम कोई भी देवी देवता है उसके मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, 5 चक्कर लगाते हैं, 7 फेरी लगाते हैं, तो ये वो एक तरह का धर्म चक्कर है। ठीक है, समझ आई। आगे चलिए। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्कर। यह क्या, नारगे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्कर है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। पाप पुण्य में कौन सा समास आ जाएगा, पाप पुण्य में द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए आगे चलिए। रफ्ता 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 रफ्ते, यानी कि धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। परिदृश्य होता है, परि उपसर्ग है, और परि का अर्थ होता है बहुत सुंदर, जो बहुत सुंदर दृश्य होता है। ठीक है, ओझल होना ये मुहावरा है। ओझल होने का मतलब होता है दिखाई न देना, यानी कि
लेखिका जिस परिदृश्य को देखते जा रही थी वो अब उनकी नजरों से हटना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही थी और लेखिका क्या कर रही थी, उस परिदृश्य का आनंद ले रही थी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब लेखिका इतनी ऊंचाई पर थी कि अगर वो नीचे की ओर देखती तो जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल, उनकी लंबाई है वो बिल्कुल ही कम दिखाई देती, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे लेखिका को पेड़ पौधे। हिमालय भी अब छोटी सी हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप, विराट क्या होता है, विशाल का, ठीक है, एवं वैभव, वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य, यानी कि धन दौलत, धन दौलत से अभिप्राय है यहाँ पर वो धन दौलत नहीं, पैसे से नहीं, यहाँ पर जो इसका अभिप्राय है यानी कि जो हिमालय है वो अपने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब अपने प्राकृतिक सौंदर्य से अच्छे से ढका हुआ था, ठीक है, के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, काम्य हिमालय का मतलब होता है चाहने वाले, काम्य यानी कि मन की जो इच्छा होती है उसको काम्य हिमालय बोलते हैं। ठीक है, जैसे कई बार हम, ये आजकल के जो युवा हैं ये क्या करेंगे, जैसे गर्मियाँ शुरू होती है भ्रमण के लिए कोला कोल्हापुर जाते हैं अधिकतर। क्यों जाते हैं, क्योंकि वो आजकल के युवाओं की जो ये कोल्हापुर जगह है ये पसंदीदा है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। और हिमालय की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ पर भी ना ज़्यादा गर्मी आपको दिखाई मिलेगी और ना ही ज़्यादा सर्दी। ठीक है, तो लोग ये क्या है, लोगों की एक इच्छा होती है कि उनकी अपनी पसंदीदा जगह पर वो भ्रमण करें। चलिए, पल पल परिवर्तित हिमालय, यानी कि हर वक्त जो हिमालय है उसका प्राकृतिक सौंदर्य बदल रहा था, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ रही थी, और गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो हर एक परिदृश्य को निहारते हुए लेखिका निहार रही थी, लेकिन वो परिदृश्य पीछे छूटता जा रहा था। और देखते देखते रास्ते वीरान, वीरान यानी कि सुनसान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। ठीक है, शिद्दत का मतलब क्या होता है, शिद्दत का मतलब होता है तेजी से। ठीक है, उन्हें भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे, कच्चे संकरे होते हैं, जटिल जो रास्ते होते हैं उनको संकरा बोलते हैं। कभी कुछ और ही मीनिंग समझो, जो कठिन रास्ते होते हैं उन्हें संकरा बोलते हैं। पक, पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली, सघन होता गहन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सैलानी क्या होता है, यात्री। ठीक है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, पर मैं मौन थी। कौन कहता है ये बातें, लेखिका स्वयं के बारे में बता रही है। ठीक है, ऋषि की तरह शांत थी, मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी, मुंडकी होते है अपने सिर को बाहर निकालना, निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। अब तीस्ता नदी के विषय में पूछा जाए तो तीस्ता नदी कहाँ पर थी, ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए या फिर तीस्ता नदी के बारे में आप क्या जानते हो, ये अगर आपसे प्रश्न किया जाए तो ये आप इसमें ये जो पंक्तियां भी पढ़ोगे ये लिख सकते हो। सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी, यानी कि तीस्ता नदी कहाँ से शुरू हो गई थी, सिलीगुड़ी नामक जगह से। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना इन पंक्तियों को।
हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी पर, यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा होता है बहुत ही ज्यादा सुंदर, यानी कि अपनी लास्ट स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे से मतलब अंतिम चरम सीमा पर। ठीक है, चलिए। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी। पुलकित थी, पुलकित का मतलब क्या होता है? खुश। चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नंगपति मेरे विशाल। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाइयों से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है व्यस्त। आदिम युग की किसी अभिशप्त, अभिशप्त का मतलब होता है शापित होती है। ठीक है। राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे अक्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं, तामसिकताएं का मतलब होता है जो बुरी सोच होती है, दुष्ट वासनाएं, और दुष्ट वासनाएं, यानी कि दुष्ट वासनाएं मन के अंदर जो गलत इच्छाएं पैदा होती है उनको दुष्ट वासनाएं बोलते हैं। तामसिकता का मतलब यही होता है। तमोगुण से युक्त या कुटिल दिया हुआ है इसमें, लेकिन जो तामसिकता का वास्तव में जो अर्थ है वो क्या होता है? दुष्ट वासनाएं या बुरी इच्छाएं। इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितने मुझे फैलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए। कालीन का क्या होता है? काले रंग का जो होता है। तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरफ पथरीला, और देखते देखते परिदृश्य सब छुमंतर। छुमंतर का मतलब छुमंतर होना, गायब हो जाना, ये भी मुहावरा है। ठीक है। जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। सब पर बादलों की एक मोटी चादर। सब कुछ बादल में, बादल में से का अर्थ होता है बादलों से युक्त, यानी कि बादलों से ढका हुआ। ठीक है, आगे देखिए। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को बरबर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी, सयानी यानी कि समझदार, देशज शब्द है ये। इससे ये पता चलता है कि लेखिका ने अपनी भाषा शैली में क्या किया है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी तरह के शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि मिश्रित भाषा शैली है लेखिका की। ठीक है। बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी छटी होना, यानी कि धुंध का हट जाना। जैसे सूरज की रोशनी उस पर पड़ी तो धुंध धीरे धीरे खत्म हो शुरू हो गई थी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत, जन्नत का मतलब क्या होता है? स्वर्ग बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नजारे। दुर्लभ होता है कठिन जो नजारे होते हैं। और अनुभव और अनुभूति का अंतर क्या होता है? यानी कि अनुभव तो हम जो अपनी पूरे जीवन से जो कुछ सीखते हैं उसको तो अनुभव बोलते हैं। ठीक है, जो सीख प्राप्त होती है हमें अपने जीवन में से।
और अनुभूति होता है जो कोई भी एक घटना होती है, उस घटना को देखकर आपके मन में कैसे भाव जागृत होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुभूति बोलते हैं। समझ आए भाई? चलिए आगे। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मधिम मधिम हवा, मधिम मधिम यानी कि धीरे धीरे धीमे धीमे हवा में हिलोरे लेते तिरियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। रोडोडेंड्रो के जो पुष्प होते हैं, छोटे छोटे सफेद रंग के जो फूल होते हैं, ठीक है, जैसे ये कजरा नहीं होता एक तरह से, ये जो औरतें होती है, औरतें अपने बालों में लगाया करती है सफेद सफेद के रंग का छोटा छोटा जो फूल होता है। हमारे यहाँ पे तो ये सभ्यता है नहीं अपने यहाँ हरियाणा में, लेकिन दूसरे प्रदेशों में अगर हम जाके देखेंगे तो ये अधिकतर मिलेगी, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। ठीक है, उसे बोलते हैं रोडोडेंड्रो के फूल। सब अपनी अपनी लय तान और परवाह में बहते हुए चैरवेती चैरवेती यानी कि चलते रहिए चलते रहिए, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। सतत प्रवाह वजूद का मतलब क्या होता है, अस्तित्व। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बार की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों के को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। खंड खंड होने का मतलब है जो उनका ध्यान था वो बंट गया, यानी कि खंड खंड का अर्थ होता है टुकड़ों में बट जाना, खंडित हो जाना। वह महाभाव, महाभाव का मतलब होता है बहुत बड़ी जो फीलिंग होती है, बहुत बड़ा जो भाव होता है, यानी कि ग्रेट फीलिंग। उस अंग्रेजी में माँ बाप को क्या कहेंगे, ग्रेट फीलिंग। माँ बाप सूखी टहनी सा टूट गया, जैसे सूखी टहनी होता है ना, सूखी टहनी होती है वो तुरंत ही टूट जाती है, ऐसे ही उनका जो वह जो ग्रेट फीलिंग वो लेखिका वहां से महसूस कर रही थी वो अचानक से ही टूट गई। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्री अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी। तंद्री अवस्था यानी कि अंधकार में अवस्था कि अचानक पांव पर ब्रेक से लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। समाधिस्थ क्या होता है, जैसे साधु संत ने समाधि लगाया करते हैं, ऐसे ही। ठीक है, मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। कुदाल क्या होता है, कसी की भांति एक जमीन को खोदने वाला हथियार होता है, ठीक है, उसको कुदाल बोलते हैं, जो जमीन में लगाया जाता है। आगे से इसकी जो नोक होती है बहुत ही पैनी होती है, और जो वहाँ की औरतों का जो शरीर था वो कैसा था, जैसे आटे को नहीं गूंद देते हैं, ऐसे उनका जो वो बिल्कुल नरम हो जाता है आटा गूंथने पर, तो ऐसे उनकी काया थी वहाँ की औरतों की, उनका शरीर था कोमल, सुंदर, सौंदर्य सुंदर था। कईयों की पेट पर बंधी डोको, डोको का मतलब होता है एक टोकरी होती है, में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादी और झरनों के बीच भूख, मौत, धन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। ये बात क्यों कही है लेखिका ने, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, कि वो जो वहाँ की औरतें थी वो एक माँ का जो उत्तरदायित्व होता है वो भी निभा रही थी। कैसे निभा रही थी कि बच्चों को अपनी पीठ के पीछे बांध कर एक माँ का उत्तरदायित्व निभा रही थी, उन्हें समय समय पर उनकी देख रेख कर रही थी। और श्रम साधना से मतलब है जो परिश्रम करने वाले होते हैं, ठीक है। तो और साथ के साथ में वो जो औरतें थी वो क्या कर रही थी, साथ के साथ में काम भी किया करती थी, इसलिए शब्द प्रयोग हुआ है मातृत्व और श्रम साधना। वहीं पर खड़े बी आर ओ
कि एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुलबाजी के अंदाज में बताया। चुलबाजी का मतलब होता है मजाक के तौर पर, मजाक में। बता, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पैडिने चौड़ा बना रही हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाकी करेंगे कल। ठीक है।